दोस्तों एक बात समझिए। यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल या एक मीडिया न्यूज नहीं है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके पेट्रोल के बिल और इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ सकता है। देखिए, न्यूज तो 2 दिन पुरानी है और आप सभी को पता ही होगा कि यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक करके उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम जो यूएस ने ये स्टेप लिया है उसका जो इम्पैक्ट होगा वो स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि स्पेशली वेनेजुएला की जो इंपॉर्टेंस है ग्लोबल वाइज, वो इतनी ज्यादा क्यों है। और सेकंड, ऑयल गोल्ड सिल्वर का जो रिएक्शन रहेगा इसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। और जो इंडिया का $1 बिलियन वेनेजुएला के अंदर स्टक है उसका क्या होगा। ये सारी बातें बिना किसी हाइप, बिना किसी स्पेकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि जो वेनेजुएला है वो दुनिया के लिए आखिर इतना मैटर क्यों करता है। और उसका आंसर है ऑयल। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है वो वेनेजुएला है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 300+ बिलियन बैरल्स। ये सऊदी अरेबिया से भी काफी ज्यादा है। आज वेनेजुएला देखिए ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता। 2019 के अंदर इस पे कुछ सैंक्शंस लग गए थे और टेक्नोलॉजी इश्यूज, इवन पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा रही है वेनेजुएला के अंदर। बट मार्केट जो है वो सिर्फ आज को नहीं देखता, वो फ्यूचर को देखता है। और फ्यूचर का सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा ऑयल रिजर्व अनस्टेबल हो गया तो फिर ग्लोबल सप्लाई का क्या होगा। ऑयल के अलावा भी गोल्ड, आयरन, कॉपर और बॉक्साइट जैसी कमोडिटीज भारी मात्रा में पाई जाती हैं। देखिए, इसीलिए वेनेजुएला है ना वो सिर्फ कंट्री नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। अभी यहाँ पर हम एक जरूरी बात समझते हैं कि जब कोई वॉर होती है, कोई अनसर्टेनिटी होती है, तो ऑयल के प्राइस आखिर एकदम से बढ़ क्यों जाते हैं। देखिए, जो ऑयल का रेट होता है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि आज ऑयल की कमी हो गई या ऑयल कम हो गया। एक्चुअली जो ऑयल प्राइसेस होते हैं वो 3 वजह से रिएक्ट करते हैं। रीजन 1, एक्चुअल सप्लाई डिसरप्शन। इसकी एग्जांपल के साथ समझे तो जैसे वेनेजुएला है वो आज ना रफली 9 लाख बैरल्स पर डे ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है ऑलमोस्ट। ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब सिर्फ वेनेजुएला की सप्लाई से पूरी दुनिया का ऑयल सडनली खत्म तो नहीं होने वाला। सो सिर्फ सप्लाई कट ही जो है वो एक रीजन नहीं होता। सेकंड रीजन है फियर ऑफ फ्यूचर डिसरप्शन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे कि मार्केट का लॉजिक सिंपल होता है, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रेडर सोचते हैं कि आज तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर कल को पूरा बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, तो क्या। बस यहीं से गेम स्टार्ट हो जाता है। लोग आज ही फ्यूचर के डर से ऑयल खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। इसीलिए कई बार जो ऑयल है वो एक्चुअल शॉर्टेज आने से पहले ही महंगा हो जाता है। थर्ड रीजन है पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम। देखिए, जो वॉर है ना वो सिर्फ ऑयल का इशू नहीं होता, इसमें और भी काफी सारे रिस्क जुड़ जाते हैं। जैसे कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा या नहीं। जैसे अभी वेनेजुएला के केस में चाइना रशिया का क्या रिस्पॉन्स होगा। कंट्री के अंदर कहीं सिविल अनरेस्ट बढ़ेगा तो नहीं। देखिए, इन सब रिस्क का ना एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है जिसे मार्केट बोलती है रिस्क प्रीमियम। और ये कॉस्ट सीधा सीधा ऑयल प्राइस में ऐड हो जाता है और प्राइस अप हो सकते हैं। जब दुनिया के किसी कोने में मिसाइल गिरती है ना तो उसकी जो आवाज है सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रुकती, वो सीधा फाइनेंशियल मार्केट तक पहुंचती है। जब ऐसे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, मिडिल ईस्ट हो या फिर कोई भी रीजन, मार्केट को सबसे पहले एक चीज हिट करती है और वो है अनसर्टेनिटी। जैसे कि ऑयल की सप्लाई का डर, सैंक्शंस का रिस्क, करेंसी इंस्टेबिलिटी। और जैसे ही अनसर्टेनिटी आती है तो वो जो पैसा होता है वो रिस्की एसेट से भागने लगता है। इन्वेस्टर सोचता है यहाँ पर कि अगर सिचुएशन बिगड़ गई तो क्या होगा, अगर करेंसी की वैल्यूएशन गिर गई तो क्या होगा, अगर मार्केट क्रैश हो गए तो क्या होगा। यहीं से गोल्ड गेम में एंटर करता है, क्योंकि ये किसी एक कंट्री की इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करता, किसी गवर्नमेंट का प्रॉमिस नहीं है, किसी करेंसी के फ्यूचर से बंधा हुआ नहीं है। इसीलिए जब वेनेजुएला जैसी टेंशन्स बढ़ती हैं तो सेंट्रल बैंक, इंस्टीट्यूशनल और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स गोल्ड में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एट द एंड रिजल्ट्स क्या होता है, गोल्ड प्राइस ऊपर भागने लगता। सिल्वर, गोल्ड जब कॉन्फ्लिक्ट्स में सेफ जगह बन जाता है इन्वेस्टमेंट की, वहीं सिल्वर थोड़ा अलग बिहेव करता है। वेनेजुएला जैसे और रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स में दो चीजें एक साथ होती है। पहला तो फियर बढ़ता है और दूसरा जो ग्लोबल ग्रोथ है उसके स्लो होने का डर रहता है। सिल्वर क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में एक तो यूज होता है,
दूसरा ये इन्वेस्टमेंट मेटल भी है, इसीलिए एक ही न्यूज पे दो ऑपोजिट फोर्सेस का प्रेशर होता है। रिजल्ट्स क्या होता है? पहले तो सिल्वर एकदम से ऊपर भागता है, फिर थोड़ा सा डाउट आते ही झटके देना शुरू कर देता है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे गोल्ड ट्रेंड दिखाता है और सिल्वर रिएक्शन। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आखिर इसका इंडियन स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना। देखिए, जब वेनेजुएला जैसा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो मार्केट कभी सीधा रिएक्ट नहीं करता, मार्केट रिएक्ट करता है ऑयल के थ्रू। जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं, सबसे पहले ऑयल के प्राइसेस ही मूव करती हैं। और जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम जो है एक ऑयल इंपोर्टर कंट्री हैं। महंगे ऑयल का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट महंगा, कंपनीज की जो कॉस्ट भी बढ़ती है, और जो प्रॉफिट के मार्जिन होते हैं उन पे भी प्रेशर बन जाता है। इसी प्रेशर की वजह से मार्केट के अंदर ना एक डाउट क्रिएट होता है कि कहीं इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रही। और जैसे ही इन्फ्लेशन का डर आता है, मार्केट सोचता है कहीं आरबीआई इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट को लेकर स्ट्रिक्ट हो सकता है। बस यहीं से क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है, इक्विटी के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। इस फेज में कुछ सेक्टर्स ज्यादा प्रेशर में आ जाती है जो डायरेक्ट फ्यूल से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एयरलाइंस, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ सेक्टर के अंदर ग्रोथ भी देखने को मिलती है, स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जैसे कि एनर्जी, डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी। एक और चीज है जो मार्केट को और भी ज्यादा सेंसिटिव बना देती है, और वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का बिहेवियर। जब ग्लोबल रिस्क बढ़ता है तो एफआईआईज रिस्क कम करना शुरू कर देते हैं। वो पैसा धीरे धीरे इक्विटी से निकालकर डॉलर, गोल्ड और यूएस बॉन्ड्स की तरफ मूव करते हैं। और जैसे ही एफआईआई सेलिंग स्टार्ट करते हैं, इंडियन मार्केट पर एक्स्ट्रा दबाव बनता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट क्रैश करेगा, लेकिन हाँ, वोलेटिलिटी तो जरूर बढ़ जाती है और शॉर्ट टर्म में मार्केट इमोशनल हो जाता है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, जो करंट सिचुएशन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर चल रही है, एफआईआई की सेलिंग तो पहले ही एक टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है। अभी हम बात करते हैं इस पूरी स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया एंगल पर। देखिए, वेनेजुएला सिर्फ ऑयल या जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं है हमारे लिए। इंडिया का लगभग $1 बिलियन का पैसा वहां अटका हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर पैसा अटका क्यों? देखिए, 2019 के बाद ना अमेरिका ने वेनेजुएला पर कुछ सैंक्शंस, हैवी सैंक्शंस लगा दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेनेजुएला की एक सरकारी ऑयल कंपनी पीडीवीएसए, उसके साथ कोई भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं था। ऑयल तो निकल रहा था, लेकिन जो पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, और यहीं पर इंडिया का जो पैसा था वो फंस गया। इंडिया देखिए सिर्फ बायर नहीं था, इंडिया ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी वहां पर किया हुआ था। सबसे पहले ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने वेनेजुएला के अंदर ना एक सन क्रिस्टोबल ऑयल नाम की एक फील्ड है, वहां पे ऑपरेट कर रही थी। प्लान ये था कि 1 लाख बैरल जो डेली के वो प्रोड्यूस किया करेंगे ऑयल के, लेकिन जो रियलिटी हुई वो कुछ और थी। प्रोडक्शन गिरकर सिर्फ 5-10 हजार बैरल पर आ गया, और जब प्रोडक्शन गिरा तो डिविडेंड आना बंद हो गया। 2014 तक ही ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का लगभग $536 मिलियन के आसपास का पेमेंट पेंडिंग हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी कॉस्ट बढ़ती रही, रिटर्न आया नहीं। तो इसीलिए आज टोटल मिलाकर इंडिया का क्लेम है कि लगभग $1 बिलियन के आसपास पैसा वहां माना जाता है जो अटका हुआ है। सेकेंडली, इंडियन ऑयल का भी एक काराबोबो नाम की एक फील्ड के अंदर माइनॉरिटी स्टेक था। रिलायंस इंडस्ट्री भी वेनेजुएला का हैवी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती थी, क्योंकि जामनगर रिफाइनरी यूज के लिए उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाद में हुआ क्या कि सैंक्शंस आए तो इंपोर्ट बंद हो गया। इंपोर्ट बंद हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, फ्रीज हो गया। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो यहाँ से पिक्चर थोड़ी चेंज करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब वेनेजुएला को एक ऑयल सेक्टर पर डायरेक्ट ओवरसाइट ला रहा है। अगर ऑयल एक्सपोर्ट रेगुलेटेड होते हैं तो, और पेमेंट्स के लिए एक प्रॉपर अगर फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, तो इंडियन कंपनीज वापस ऑपरेट कर सकती हैं, यानी कि ऑयल बेचा जा सकता है, और उसी ऑयल के रेवेन्यू से इंडिया का अटका हुआ पैसा रिकवर हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए ये सिर्फ यूएस वेनेजुएला की कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज नहीं है, ये इंडिया के $1 बिलियन की बात है। और इसी वजह से ये न्यूज इंडिया के हर इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए?
देखिए, पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको, एसआईपी को बंद नहीं करना, एसआईपी उसी तरह से कंटिन्यू रखिए, एसेट एलोकेशन को जरूर ध्यान में रखिएगा, लॉन्ग टर्म अपने गोल को याद रखिए, क्योंकि जो वॉर और क्राइसिस है ना वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो पैसा है वो डिसिप्लिन से ही बनता है। आपका क्या मानना है, क्या इंडिया अपना पैसा रिकवर कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल सफर को। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।